तो चलिए बात करते हैं आज के मुद्दे की। लोकसभा चुनाव के दंगल में जीत हासिल करने के लिए सभी दल जोरों शोरों से जुटे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दावे और वादों की बौछारें हो रही हैं। कोई प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है तो कोई परिवर्तन की बात कह रहा है, लेकिन अभी तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ नहीं हो पाई है। लगातार मंथन का दौर चल रहा है, किसके दावों में कितना दम है और कब तक होगी उम्मीदवारों की घोषणा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश का सियासी पारा भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन का दौर चल रहा है। हरियाणा में जहां बीजेपी लोकसभा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, बीजेपी की तरफ से बची हुई 4 सीटों पर अभी भी मंथन किया जा रहा है। एक बार फिर सीएम नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटें फिर से जीतने का दम भर रही है। ऐसे में सीएम नायब सैनी ने अपने पैतृक गांव में पहुंच करके एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा किया है। क्योंकि यहां से पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने कमल के फूल के ऊपर बड़े मैंडेट के साथ जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ एक सीट कुरुक्षेत्र पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की तरफ से जिन 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना है, उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि प्रदेश में इस बार का मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होना है। इसीलिए कांग्रेस पहले बीजेपी उम्मीदवारों के सभी नाम सामने आने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि प्रक्रिया चल रही है, सही समय पर टिकट वितरण किया जाएगा। सही समय पे हम अपने टिकट वितरण करेंगे। कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया चल रही है। सही समय पे हम अपने टिकट वितरण करेंगे। कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तहत जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता मैदान में हैं, तो वहीं इनेलो से अभय चौटाला भी कुरुक्षेत्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कुरुक्षेत्र की एकमात्र सीट फिलहाल प्रदेश में हाई प्रोफाइल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अन्य सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे अभी तक साफ नहीं हुए। बहरहाल देखना होगा सभी 10 सीटों पर सभी दलों की तरफ से कब तक उम्मीदवारों के चेहरे साफ होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। वंदना पोपली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमनदीप केसरी जी इनेलो से, और प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। राजेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले वंदना पोपली जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि सत्ताधारी दल हैं आप। 10 की 10 सीटों पर जीत का एक बार फिर से दावा किया जा रहा है लगातार, और मुख्यमंत्री बार बार, अभी तक 10 ही दिन हुए हैं, 10 दिन में कई बार दिल्ली का चक्कर काट चुके हैं, आज एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर। आपका आवाज आ रही है मेरी? जी हितेंद्र, आपका आवाज आ रही है? जी वंदना जी। ओके हितेंद्र, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जहां तक लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं कि आप कह रहे हैं कि बार बार दावा किया जा रहा है, और मैं ये मानती हूँ कि ये जो तैयारी है या जो दावा है वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा भी किया जा रहा है। जनता तैयारी कर रही है कि फिर से जो है मोदी सरकार को लेकर आना है, और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो हैं वो कमल के हिस्से में आएंगी, मोदी जी की झोली में डालने की बात है। हम तो ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में डेवलपमेंट के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करवाने हैं, और हमें ये देखना है कि आगे और कौन सी चीजें हैं जो बेहतरीन ढंग से ले पाएंगे। अगर आप 2004 से लेकर अगर 14 को कंपैरिजन कर लीजिए, या 14 से लेकर अब 24 जो है उसको कंपैरिजन कर ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्थिति कितनी बेहतर हुई है, कितनी बढ़िया हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें 2014 से पहले बार बार वैश्विक स्तर पर किस तरह से कहा जाता था, किस तरह से स्थिति रहती थी, और आज हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपनी बात को मनवा सकते हैं बाकी देशों से। 80 करोड़ लोगों को, जब वैश्विक बीमारी थी उस समय 80 करोड़ के लोगों को भोजन की व्यवस्था करना, वैक्सीन की व्यवस्था करना, हाँ भोजन बिल्कुल वंदना जी, आप जो कह रही हैं मैं ठीक है, लेकिन अभी तक 4 उम्मीदवार
4 उम्मीदवारों के नाम में काफी मंथन चल रहा है, काफी देरी हो रही है। 6 उम्मीदवारों के नाम तो ऐलान कर दिए, घोषणा कर दी, लेकिन जो 4 उम्मीदवार अभी तक नहीं घोषित किए गए, मैं उनके बारे में सवाल पूछ रहा हूं कि वो कब तक सामने आ जाएंगे। देखिए, आपने ये वाला प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, टोटल 543 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर करनी है। पूरा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और मुझे लगता है कि जितनी विपक्षी पार्टी बैठी हैं, किसी को 10 करनी है, किसी को 1 करनी है और किसी को ये भी नहीं पता कि कितनी सीट डिक्लेयर करनी है, लेकिन उसके बावजूद हम सबसे बेहतर कंडीशन में हैं कि 6 सीटें हमारी डिक्लेयर हो गई है और अगली लिस्ट जब आएगी तो उसमें हमारा नंबर भी आ जाएगा। 4 सीटें और रह रही हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में कहीं पर भी पीछे हैं। हम हर एक चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने अपने लोकसभा के जो ऑफिसेज हैं वो भी खोल दिए, विधानसभा स्तर पे भी ऑफिसेज खोल दिए। हमारी चुनाव कमेटी की जो है मीटिंग हो चुकी, उनकी कई बैठकें हो चुकी, तो प्रचार का काम भी शुरू हो चुका है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर है कि जब आप ये पूछते हैं कि 10 में से आपने 6 डिक्लेयर कर दी, 4 क्यों नहीं करी, तो वहीं पर प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा हो जाता है कि बाकी पार्टियों की स्थिति क्या है। हाँ, अगर मैं कांग्रेस की बात बजरंग दास गर्ग जी, मुख्य मुकाबला तो आप ही दोनों में माना जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। 9 सीटों पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मंथन ही मंथन, अभी तक कोई एक भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया। क्या वजह है, क्यों इतनी देरी हो रही है? बजरंग दास जितेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जितेंद्र जी, हमें उम्मीद थी लोकसभा चुनाव जो हरियाणा में होने हैं वो प्रथम या सेकंड चरण के अंदर होंगे, मगर ये छठे चरण के अंदर हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं जी। 25 जून को चुनाव होंगे। लगभग 2 महीने से ज्यादा समय बचा हुआ है। मगर क्या स्थिति? अब बजरंग दास जी, मुझे लगता है शायद आप कुछ गलती कर रहे हैं। 4 जून को तो परिणाम आ जाएंगे। बजरंग दास जी, सॉरी, 25 मई की 25 मई 25 मई को चुनाव होने हैं। 4 मई को जो ये क्या 2 महीने ज्यादा लगभग समय बचा है। स्थिति क्या है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से लगी हुई है और जो हमारे कैंडिडेट घोषित होने हैं उसके लिए हमारा मंथन जारी है। लोकल स्तर पर, स्टेट स्तर के ऊपर हमारा पैनल बनके CWC के अंदर जा चुका है और कमेटी की लगातार मीटिंग चल रही है। किसी भी समय हमारे कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। और यहां तक कि देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, घर घर जा रहा है। कोई आज नहीं कि आज चुनाव घोषित हुआ है कि आज से जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो पूरी कांग्रेस फील्ड के अंदर आज नहीं, अनेकों में से कई सालों से जनता के बीच जा रहे हैं। घर घर कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता संपर्क करने में लगा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और इनसे मुक्ति चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा, प्रॉपर्टी आइडा का मुद्दा, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता बेहद दुखी है, इनसे मुक्ति चाहती है। और एक बात और कहूंगा, वंदना जी, मुद्दों पर भी बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के साथ कोई भेदभाव, पक्षपात वाली बात नहीं है। वंदना जी, नहीं, आप वंदना जी, आप अभी सुनिए। अभी मेरे पास और भी मेहमान है, मुझे उन्हें भी चर्चा में जोड़ना है। मैं बजरंग जी को भी बहुत ज्यादा मौका नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बजरंग जी ने अपना नई पिच पकड़ी है। बजरंग जी ने अपनी नई पिच पकड़ी है, अलग पिच पकड़ी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास और भी मेहमान है, मैं उनका भी रुख करूंगा। बजरंग जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जो वेट एंड वॉच की रणनीति कांग्रेस अपनाए हुए है, बजरंग जी, जो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है कांग्रेस, हम पूरी
नहीं ठीक है, आप पूरी मजबूती से लड़ेगा। मुझे अगले मेहमान का रुख करना पड़ेगा। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से, लेकिन प्रियदर्शनी सिंह इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। प्रियदर्शनी जी, आपको क्या लग रहा है जो कांग्रेस की तरफ से ये वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है? अभी तक उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया गया, तो किस तरह से मजबूती से 9 सीटों पर, बाकी जो 9 सीटें हैं आपके अलावा, वहां पर किस तरह से मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी कांग्रेस? बजरंग जी मैं आऊंगा आपके पास सर। इतना मत, इस तरह से मत करिए बजरंग जी, इस तरह से मत करिए। प्रियदर्शनी जी आप ही की सहयोगी हैं, आप ही की सहयोगी हैं सर, सुनिए उन्हें, आप ही की सहयोगी। बात नहीं है, बात ये है, ये वंदना बहन जी का आदत, बात ये है, बात क्या है बजरंग दास गर्ग जी, आप सुनिए, बात क्या है अब आप सुनिए। ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें भी रोका था, आपको भी रोका। बताओ चंद्र जी, ये बात ठीक है क्या? ये डिबेट सिर्फ मेरे और आपके बीच नहीं है सर बजरंग दास जी। नहीं, प्रियदर्शनी जी आप अपना जवाब दीजिए। आपको क्या लग रहा है आपकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस इस तरह से क्या मजबूती से लड़ पाएंगे चुनाव? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये कांग्रेस का आंतरिक मैटर है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको सुलझा लेंगे। और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन साथ में है और इसमें कोई संशय नहीं है। हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमें पूर्ण रूप से सारे के सारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो सुशील गुप्ता जी को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। 24 तारीख को भी हुड्डा साहब और रणदीप सुरजवाला, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और सुशील गुप्ता जी और हमारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं मिलकर एक बहुत बड़ी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं 24 तारीख को, 24 मार्च को मैं आपको बता दूं। और जहां तक कांग्रेस को समर्थन देने की बात है, हम भी उसी पूर्ण रूप से हमें भी बोला गया है कि आपको जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं बाकी सीटों में, 9 सीटों में आपको पूर्ण रूप से करना है, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे 11,860 लोगों का, कार्यकर्ताओं का संगठन है, पदाधिकारी है हमारे पास, जो कि हर तरीके से कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अब आज की एक बहुत बड़ी खबर है, मुझे लगता है कि आज सबको ही पता होगा इसकी, अरविंद जी की यहाँ ईडी पहुंच गई है। मुझे लगता है कि 2 शब्द मुझे इस पे जरूर बोलने चाहिए। उस पर बहुत हम चर्चा कर ही रहे हैं लगातार। प्रियदर्शनी जी, आज का जो मुद्दा है, नहीं, आज का जो मुद्दा है वो ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, हमने सुनवा दिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज की बयान भी सुनवा दिया है। लेकिन अमनदीप केसरी जी, आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से एक उम्मीदवार का ऐलान अभी तक किया गया है। जी प्रियदर्शनी जी, मैं बोल रही थी हितेश जी, मुझे ये बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता, क्योंकि दोनों को रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? देखिए, इससे साफ पता लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का डर। जिस तरीके से ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये कितना बड़ा जुमला है इनके लिए, ये साफ दिख रहा है। वंदना जी, जब आप बोल रही थी तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं चुप थी। प्लीज सुनिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। 400 पार का ये जुमला और नारा दे रहे थे, मैंने आपसे, ये कितना बड़ा झूठ है, इसी से पता लग रहा है किस तरीके से ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरीके से ये ईडी को मिसयूज कर रहे हैं। ये पूरी जनता देख रही है। और मैं इनको बता दूं कि एक अरविंद केजरीवाल को अंदर कर सकते हैं, मैं भी अरविंद केजरीवाल हूं, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दोगे, अरविंद केजरीवाल की सोच को कैसे अंदर करोगे? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ये साफ पता लग रहा है। उनको मालूम है कि उनके हाथों से, मैं आऊंगा वंदना पब्लिक जी आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है लगातार। बात है कि 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं? मैं जवाब दूंगी, रात को आरोप लगाए, मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आऊंगा वंदना जी आपके पास आऊंगा। नहीं, 11:30 बजे रात को भारतीय जनता पार्टी कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसका मतलब कि प्री प्लान्ड है। इसका मतलब कि इनकी शुरू से आज प्लानिंग थी कि आज ईडी को भेजना है, उसके बाद इनके वरिष्ठ नेता आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अपनी गाथा बताएंगे। इन लोगों को ये पहले से ही पता था। इसका मतलब ये डरी हुई सरकार है, अंदर से घबराई हुई सरकार है। ये क्या बोलते हैं 400 पार का नारा,
सिर्फ और सिर्फ इनके मैं सामने जवाब शर्मा मैं करना जवाब दे है। दूं, मैं घबरा आऊंगा। कौन रहा है, बौखला कौन रहा है, सबको वंदना दिख जी। रहा है। शर्मा मैं जवाब- वंदना जी, मैं गोस्वामी आऊंगा आपके जवाब पास। दे प्रियदर्शनी जी, बिल्कुल आपने जो बातें जी। कही है उनका जवाब मैं लूंगा वंदना जी से, लेकिन और भी मेहमान हैं हमारे साथ। अमनदीप जी को अभी तक मौका नहीं मिला है। अमनदीप जी, इनेलो की किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक सीट पर जरूर उम्मीदवार का ऐलान किया गया, भैचौटाला को उतारा गया, उस पर वार पलटवार का दौर वहां पर शुरू हो चुका है। बाकी सीटों पर अभी तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। नहीं उपेंद्र जी, पूरी तरह से स्थिति हमारी बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी तैयारी है और पहले भी तैयारी है। इंडियन नेशनल लोकदल कोई वो दल नहीं है कि जिनको बार बार दिल्ली में बैठ के करनी पड़े और दिल्ली के एक ही कमरों में। इंडियन नेशनल लोकदल तो हरियाणा प्रदेश में जमीनी स्तर पर हर जगह मौजूद है, हर आदमी के अंदर बसा हुआ और हरियाणा प्रदेश की लोगों की हितों की बात करने वाला दल है। हमारी पूरी तरह से तैयारी है और आपको मैं ये बता दूं कि अभी तो एक सीट का अनाउंस हुआ है और आप भी इस बात के साक्षी और गवाह हैं कि एक सीट के अनाउंस के बाद ये राष्ट्रीय दलों में किस तरह की खलबली मची हुई है। और अभी तो हम 9 और करेंगे और वो पार्टी की जो पूरी की तरह जो रणनीति है उसके तहत हम अनाउंस करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। जब एक में इतना हंगामा हम कर सकते हैं, आपके सामने आज तक कुरुक्षेत्र का कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ही वहां से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार का नाम अनाउंस होता है तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की मीडिया में चर्चा चल जाती है और खलबली दोनों पार्टियों में मच जाती है। ये हॉट सीट बन गई है। इसी प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल अभी एक एक करके जब 9 उम्मीदवार और उतारेगी तो आप देखिएगा कि प्रदेश का माहौल और राजनीति का माहौल कैसे बदलता है। बिल्कुल, ये माहौल भी देखने वाली बात रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपके पास में आऊं राजेंद्र जी, लेकिन उससे पहले वंदना पोपले जी का जवाब मैं ले लेता हूं, क्योंकि प्रियदर्शनी जी ने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और ईडी का जो आज का ताजा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उसको लेकर के उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा डरी हुई है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहे जा रहे हैं। इस तरह की बातें, वंदना जी, क्या वजह है कि इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से उस पर भी सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, उसमें क्या बोला जाएगा उसके लिए पहले से अनुमान लगाना मुझे लगता है कि इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। जहां तक ईडी के दुरुपयोग की बात है, मुझे लगता है कि इतने सारे समन जो हैं केजरीवाल जी को जो समन भेजे गए हैं उसके बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद ये लोग गए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। और आज ही दिल्ली हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग आपके चैनल के माध्यम से ही पता चली है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा ईडी से कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं, क्या तथ्य हैं जिसके बेस पर आप ये चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए या पूछताछ की जाए। तो ईडी ने आगे से वो अपनी जो तथ्य हैं वो रखे हैं और उसके बाद हाई कोर्ट से उनको जो है जमानत के लिए, माफ कीजिएगा, गिरफ्तारी से छूट के लिए मना कर दिया गया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये समझना चाहिए कि क्या ऐसा इनको डर है, ये क्यों नहीं पेश हो रहे। अरे जाइए ना, जवाब दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बार बार बैठे भी, उन्होंने प्रश्नों के जवाब दिए, 10-10, 12-12 घंटे बैठ के उन्होंने जवाब दिए। कम से कम उसका जवाब दीजिए ना, डरने की क्या बात है। ईडी क्या सामने रख रही है, ईडी क्या कह रही है कि कविता, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आपके नेता साजिश में शामिल। दूसरी बात वो कह रहे हैं लाभ पहुंचाने के बदले थोक विक्रेताओं ने आप नेताओं को पैसे दिए। आपके नेताओं को 100, आपका मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। करोड़ों की घूस देकर दोगुना मुनाफा कमाने की मंशा थी। अब उनके जो नेता है वो ऑलरेडी जेल में है, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट घूमा है, ये हाई कोर्ट घूमा है और अभी केजरीवाल जी के लिए भी हाई कोर्ट में चले गए। मनीष सिसोदिया जी का घर छान लिया, संजय सिंह जी का घर छान लिया, एक झुनझुना नहीं मिला। प्रियदर्शी जी, आप मुझे क्यों बता रही हैं? वहाँ जवाब दो। मैं जनता को बता रही हूँ वंदना जी, मैं जनता को बता रही हूँ। प्रियदर्शनी जी और वंदना जी, छोटी बहन, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी बहन, आपने भी घोटाला किया है क्या? जो बोल रही हूँ मैं भी केजरीवाल, घोटाला तो हमारी पार्टी में किसी ने नहीं कर रखा है। महल बनवाया है क्या? राजेंद्र जादव जी, घोटाले में आपका भी नाम है क्या? आपका भी नाम है क्या?
नहीं, जिस तरह से वंदना जी ये बातें कह रही हैं, राजेंद्र जादव जी और प्रियदर्शनी जी की भी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वही जो डर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, उसको लेकर के आप किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल ये ताजा घटनाक्रम जो चल रहा है, एक तरफ चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसा कि डर भी जताया जा रहा है लगातार। राजेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी का जो केस है पूरा, वो तो जुडिशियल स्क्रूटनी का विषय है। बिल्कुल। अब तो इसमें क्या एक तरह से क्या चार्जशीट है, क्या मुद्दे ईडी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्या अभी लेटेस्ट ये आया है कि केजरीवाल जी पूछते रहे कि सबूत क्या है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मैं क्या हूं उस मामले में। तो फिर ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि आप साजिश में शामिल हैं, और ये भी बताया गया, ये भी कहा गया कि आरोप के स्तर पर ही है, इसमें तो जुडिशियल स्क्रूटनी भी होनी है, न्यायिक समीक्षा भी होनी है। और ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपए लिए गए जी, वो उन्होंने गोवा चुनाव में भी खर्च किए। तो अब ये मनी ट्रेल का तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इसमें पैसे के लेन देन की प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं और आगे जांच की जरूरत है। अब देखिए कि सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत मिली थी जी, फिर वो रेगुलर जमानत उनको नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी अगर ये कर रही है, कहीं ना कहीं स्टेप ले रही है, सख्त है, तो उसमें कुछ न कुछ आधार होना चाहिए। हम तो ये मान के चलते हैं क्योंकि जुडिशरी पर भरोसा है, क्योंकि जुडिशरी ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जी। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी जुडिशरी ने फैसला दे दिया, उनको रद्द कर दिया, पूरी डिटेल मंगवा ली एसबीआई से। तो हम ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी न्याय नहीं कर रही, वो बायस है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो जुडिशरी की निष्पक्षता को और न्याय को साबित करते हैं कि वो न्याय करने में जुडिशरी बिल्कुल कहीं भी पीछे नहीं है, कहीं भी उसका जो है, कहीं भी जो वो अपने मार्ग से भटकी नहीं है जुडिशरी, वो अपनी जगह ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से न्याय कर रही है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का जो भी मामला है वो न्यायपालिका से होगा, जो भी फैसला होगा, जो भी अगर वो निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित हो जाएंगे जी, क्योंकि जुडिशरी अपने तरीके से काम कर रही है और वो देखेगी कि वास्तव में तथ्य क्या है। लेकिन अब ईडी की तरफ से तब तक ये कहा गया है कि वो 100 करोड़ रुपए लेने की बात है और ये साजिश में शामिल है। अब देखते हैं कि ये पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, बजरंग दासगढ़ जी, वैसे तो राहुल एवेन्यू कोर्ट ने इनको जमानत भी दे दी थी पेश होने के बाद, लेकिन अब ये है कि ईडी पूछताछ ही करना चाहती थी जी, तो उनको लगा कि ये तो जमानत मिल गई, पूछताछ हो नहीं पाई, तो ईडी की टीम वहां पहुंच गई। बिल्कुल। बजरंग दास जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई ईडी की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तार किया जाए अरविंद केजरीवाल को, या फिर उनसे, क्योंकि उन पर जो आरोप लग रहे हैं साजिश में शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं, तो उनको पूछताछ में शामिल हो जाना चाहिए? बजरंग दास जी। हितेंद्र जी, आपको ध्यान होगा, हितेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में एक बयान दिया था, ओपन बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया हुआ है, आप हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो या हमारे साथ लगे, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अरविंद केजरीवाल जी का ऑफिशियली बयान था। उसने कहा कि कितनी कार्रवाई कर लो मेरे खिलाफ, चाहे मुझे जेल में डाल दो, जेल में जाना मंजूर है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? आपने पूरा इतिहास देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, इनके खिलाफ जो भी कोई बोलता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग खुले तौर पे ये करती है। आप महाराष्ट्र की सरकार देख लो, शिंदे देख लो, अजीत देख लो, मध्य प्रदेश की चलती सरकार देख लो, यहां तक कि हिमाचल के अंदर भी सरकार घेरने की कोशिश की, 6 विधायक चोरी करके ले गए, 36 जो वोट थी
आपने देखा जो नगर निकाय का चुनाव हुआ चंडीगढ़ के अंदर 36 के अंदर 8 वोट चोरी कर ली। ये तो वो लोग हैं सरकारी मशीनरी का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जनता का गला घोटने का काम करते हैं और यहां तक कि चलती सरकार को घेरने का काम करते हैं। ये भी बात आई थी भाई, लाभ दे दिया आप पार्टी ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है, माल लाओ मलाई खाओ। इन्होंने क्या किया? खुले तौर के ऊपर मोदी साहब ने कहा था विदेशों से काला धन लेकर आऊंगा। काला धन तो नहीं लेकर आए, काला धन वालों से करोड़ों अरबों रुपए चंदा के नाम से वसूलने के काम किए। ये मेरी बहन जी कहती थी कोरोना के अंदर हमने ये काम किया। हाँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं वो पूछ लेता हूँ। वंदना जी, लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ तो आप पूछताछ के लिए ईडी की टीमें भेज रहे हैं, सीबीआई की टीमें भेज रहे हैं, आईटी की टीमें भेज रहे हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन वहीं चंदा दो, धंधा लो, इस तरह के आरोप आप पर भी लग रहे हैं। वंदना 10 सेकंड अतेंद्र जी, 10 मिनट। धंधा नहीं, जो वैक्सीन वाली कंपनी थी, जो वैक्सीन वाली कंपनी से करोड़ों अरबों रुपए कोरोना सुन लीजिए, अब बजरंग जी सुनिए। अरे बजरंग दास जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। ठीक है, सुनिए। टूल किट जो थी कोरोना के समय में वो याद दिलाओ। बजरंग जी, आपकी टूल किट याद दिलाओ कोरोना के समय की क्या किया था। वैक्सीन बनाई थी। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार ये नहीं बजरंग जी इस तरह से डिबेट नहीं, इस तरह से नहीं। बजरंग जी, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा सर, माफी के साथ। मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा बजरंग जी, माफी के साथ। वंदना जी, आप अपना जवाब दीजिए। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम पे करने के लिए आते हैं। वंदना कैसे दूं जी, इनको चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए, आप इनको म्यूट कराइए। कैसे पॉसिबल है? इनको म्यूट कराइए। बजरंग दास जी, इस तरह से कोई फायदा नहीं है। बजरंग दास जी, इस तरह से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। बजरंग दास जी, ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। जी वंदना जी, देखिए सबसे पहले ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। मुझे लगता है कि ये कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं और अभी टीम सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। तो मुझे लगता है जुडिशरी पे तो इनका विश्वास होगा। ऐसे पहले भी केसेस हुए हैं, अभी जादौन जी जिक्र कर रहे थे तब इन्होंने विश्वास दिखाया। बजरंग जी सुनने की क्षमता भी रखिए। बजरंग जी सुनने की क्षमता भी रखिए। आपने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने सुने। बजरंग जी, आपने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने सुने। अब आप सुन लीजिए, जवाब दीजिए। हरियाणा में चिल्ला लीजिए। इस तरह से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है बजरंग जी, ये क्या डिबेट हो रही है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। म्यूट करना पड़ेगा। मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, प्लीज बजरंग जी को एक बार के लिए म्यूट कर दीजिए। वंदना जी, अपना जवाब पूछने के लिए, जवाब देने के लिए चुप तो हो जाओ। बोलिए। जवाब देने के लिए चुप तो हो जाओ। पूछो, जवाब भी तो लोगे कि नहीं लोगे? अभी ये कह रहे थे बजरंग दास गर्ग जी, बड़ा चिल्लाकर अच्छे से कह रहे थे कि देखिए केजरीवाल जी का ऑफिशियल बयान था। अरे कैसे भूल गए अपना ऑफिशियल बयान? कैसे दिल्ली की आपकी कांग्रेस ने, आपकी सेंटर की कांग्रेस ने बार बार कहा था कि गड़बड़ कुछ है, केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ करी है। उस ऑफिशियल बयान का जवाब दे दो पहले, सबसे पहले, बाद में जाना केजरीवाल के बयान पर। यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है ईडी कुछ कर रही है, तो आप जवाब दीजिए ना। क्या कोर्ट बंद हो गए? क्या आप हाई कोर्ट में नहीं गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे? क्यों भागे अभी रात को? अभी गई है केजरीवाल की टीम। बिल्कुल। प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है आम आदमी पार्टी से। लेट मी कंप्लीट। सरकार गिराने की साजिश की बात ये कर रहे थे, किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 90 बार सरकार गिराई, वो आप भूल गए क्या? और मान लाओ मलाई खाओ, क्या आपने चंदा नहीं लिया? क्या चंदा लेना गुनाह है? क्या ये रूल में नहीं है कि पार्टी जो है चंदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन हमका के हवाला करना आप नहीं, हफ्ता लेना वो गुनाह है। ओहो, हवाला करना, हफ्ता लेना वो गुनाह है। हफ्ता लेने वाली पार्टी यही है, भारतीय जनता पार्टी हफ्ता लेने वाली पार्टी है। प्रियदर्शनी जी, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा। एक बार उनका जवाब पूरा होने दीजिए। जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए वंदना जी। हफ्ता लेने
वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये शर्म समझना आनी चाहिए चाहिए इनको। कि टोटल 20,000 करोड़ का, एक बार रुक जाओ, हफ्ता कौन ले रहा है सबको पता है। 20,000 करोड़ का चंदा आया है, जिसमें से 300 से ऊपर की जिसकी सीटें हैं वो कौन कितना ले रही है चंदा, 6,000 करोड़। कोविड के टाइम पे जहाँ पे पूरा भारत में त्राहिमाम मचा हुआ था, डीएमके का निकल आया, प्रियदर्शनी जी निकल आया। और सबसे बड़ी बात हितेंद्र, सबसे बड़ी बात अभी ये नहीं पता कि कौन सी जो फर्म है उसने कौन सी पार्टी को चंदा दिया है। आप भी रिवील कर दीजिए ना। बिल्कुल इसकी तो मांग लगातार की जा रही है कि ये भी रिवील होना ही चाहिए। लेकिन प्रियदर्शनी जी लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कोर्ट की व्यवस्था पर आपको भरोसा है कि आप हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत नहीं दी और अब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं? फिलहाल मुझे तो न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अगर न्यायालय पे भरोसा नहीं होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिस तरीके से फटकार लगाई गई है एसबीआई को और इनके पर्चे निकल गए, तो न्यायालय पे तो हमें पूरा भरोसा है। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि जब संजय जी की जमानत पे इस बार सुनवाई हुई है, तो मैं कोर्ट की कोर्टेड स्टेटमेंट बता रही हूं कि अगर आप सबूत नहीं लेके आ रहे हैं तो आपने इनको अंदर क्यों रखा हुआ है। सत्येंद्र जैन जी की तबियत खराब हो गई, ऑपरेशन 8 हो गए। वो आदमी एकदम, जिसने कि बताइए दिल्ली के स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, उस आदमी को इन्होंने बंद कर रखा है, उस महान व्यक्ति को इन्होंने बंद रखा है क्योंकि इनको चाहिए सिर्फ कार्डबोर्ड के स्कूल, जो कि मोदी जी गुजरात में नकली स्कूल बनवा के आए और वहां पे फोटो खिंचवा के आए। सिर्फ फोटो की राजनीति आती है, इवेंट की राजनीति आती है, धरातल की राजनीति नहीं आती है। बिल्कुल न्यायालय पे विश्वास है मुझे, क्योंकि पता दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए पता लग गया कि कितनी बड़ी हफ्ता वसूली वाली पार्टी है ये। कोविड के टाइम पे जहां पे जनता त्राहिमाम कर रही थी, ये क्या कर रहे थे? हफ्ता ले रहे थे। और ये किससे लिया? अच्छा, ये बोल रहे कि अभी कंपनियों के नाम किसने लिया? कितने भोले? अरे गले छोड़ के भाग गया केजरीवाल। कितने भोले? इनको यही नहीं मालूम चला, इनको यही नहीं मालूम चला कि अरे 140 करोड़ ले रहे हो, उसके एक महीने बाद तुम उसको 1400 करोड़ का अगर काम दे रहे हो तो इसको हफ्ता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। इसको हफ्ता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। हफ्ता वसूली वाली पार्टी हो, एक सच्चे ईमानदार कट्टर ईमानदार आदमी को जेल में डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। डर गए हो, डरी हुई पार्टी है, मोदी जी डर गए हैं। पर तुमने क्या किया? यमुना साफ कर दी। मोदी जी डरे हुए हैं, डर आया हुआ है उनके अंदर, उनको अपनी सीटें खत्म दिखाई दे रही हैं, उनको समझ में आ रहा है कि राजेंद्र यादव जी इस पूरे फिलहाल के जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के पास ईडी की टीमें पहुंच रही हैं, तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला ये सामने आ रहा है, इसमें हफ्ता वसूली जैसे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई आपको दिखा रही है, क्योंकि नाम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है किसने किसको कितना चंदा दिया? राजेंद्र जी देखिए, अभी ऐसा है कि प्राइमा फेसी तो ये है कि कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए जी, ये बात तो सामने आई है। ये स्कीम लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, असंवैधानिक ही बता दिया। लेकिन बाद में पूरा और कई तरह के आरोप हैं कि दबाव डाल के, छापे डलवा के, चंदा, ये सब जांच का विषय है। क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि नंबर वगैरह आए हैं, जैसे नंबर नहीं दिए गए थे बॉन्ड पर, जो नंबर होते हैं वो एसबीआई की तरफ से नहीं दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगा के वो नंबर भी मंगवाए हैं। अब नंबर के आधार पर ये जांच होगी कि किस कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किस पार्टी को गया, तो देखने की बात होगी। कई तरह की बात आ गए, फ्यूचर गेमिंग कोई कंपनी है, बात ये भी आई कि 25 करोड़ की कंपनी है, उससे हजारों करोड़ रुपए ले लिए गए। ये सब जो है अभी मुझे लगता है कि कुछ प्रयास है, कुछ भी किसी तरह से सूचना निकलकर आ गई, तो ये इस पर जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए इसकी। वास्तव में ये अगर वो उन्होंने असंवैधानिक ही घोषित कर दिया और रद्दी कर दी है बॉन्ड, तो इसके बाद जांच भी बनती है कि आखिर में ये जो पैसा है कौन कौन सी कंपनियों से आया, किस किस तरीके से आया, तो ये जांच में सारा आ जाएगा। कोई जुडिशियल कमीशन गठित होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ही ऑर्डर कर देना चाहिए
कि जुडिशियल कमीशन इसकी हियरिंग करे और पूरी तथ्यों की छानबीन करके ये तय करे कि इसके पास कितना पैसा गया और उसमें क्या कोई दबाव की रणनीति अपनाई गई या क्या तरीका अपनाया गया, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल वंदना जी, अब इस तरह के सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि अगर जो कोर्ट की तरफ से इस तरह की बात कही जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि पारदर्शिता इससे आएगी, उसको लेकर के इस तरह की बातें सामने आ रही, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, मैंने इस चीज को बॉन्ड को लेकर बहुत हद तक क्लियरली आपको कर दिया है कि अभी जितनी भी चीजें हैं वो सामने आने बाकी हैं, और ऐसा नहीं है कि जो चंदा है वो ब्लैक मनी हो गया है। चंदा जो है वो अकाउंट में गया है, व्हाइट मनी है वो। और ये जो एक पहले की पार्टियों में होता था ना कि 1100 रुपए चंदा मिला तो 1000 अपनी जेब में और 100 रुपए पार्टी को, तो आप ये तो आपको मालूम है कि पार्टियों को चंदे की आवश्यकता होती है। ऐसा तो नहीं खाली बीजेपी को मिला, कांग्रेस को भी मिला है, बाकी सब पार्टियों को भी मिला। अभी फ्यूचर गेमिंग की बात हो रही थी, उसके लिए डीएमके ने खुद कहा है कि उसका चंदा जो है हमें मिला है। तो उसके बाद से उस पे क्वेश्चन जो है विपक्ष ने करने बंद कर दिए। यानी कि जहां तक बीजेपी को घेर सकते हो वहां तो आप पूछो, और जहां पर खुद गिर रहे हो या अपने साथ वाले को गिर रहे हो या और कोई भी गिर रहा हो तो चुपचाप होकर बैठ जाओ। यहाँ पर बार बार बहुत सारी बातें कही जा रही थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। ये कह रही थी कि मुझे न्यायालय पर विश्वास है, और न्यायालय पर विश्वास है तो क्यों नहीं गए आप? और फिर जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि जमानत पर रोक नहीं है तो उस पर विश्वास रखना चाहिए ना, क्यों प्रॉब्लम है आपको? और आप ये बता दीजिए, स्कूल चिल्ला रहे थे, स्कूल चिल्लाते चिल्लाते आपने 1 लाख जो है आपके स्कूल के बच्चों में 1 साल में कम हो गए। आप पराली का धुआं आपको हरियाणा से लगता है, प्रियदर्शनी जी एक तरफ आप कहती है कि कौन पर भरोसा है, प्रियदर्शनी जी एक तरफ आप कह रही है कि कौन पर भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जांच पड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं, ईडी के समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए। इतिहास रहा है जिस तरीके से दुरुपयोग ईडी का भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से संजय जी को इन्होंने किया, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को इन्होंने किया, सत्येंद्र जैन जी को किया, ये इतिहास है, ये इनका पैटर्न है। देखिए ये इनका पैटर्न है। चलिए हमारी पार्टी की बात छोड़िए, हेमंत जी को भी झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ कैसे किया इन्होंने, सबको मालूम है। तो एक ये पैटर्न है इनका, ये किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा तो प्रश्न सबसे बड़ा ये है, एक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी बड़ी बहन वंदना बहन से पूछना चाहती हूँ, 11:30 बजे इनको कौन सी मीटिंग करनी है, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? मुझे तो बताइए, आप तो प्रवक्ता है। 11:30 बजे अनाउंस कर दिया, मतलब कि कैसे प्री प्लान्ड है, कैसे प्री प्लान इन्होंने कर रखा है कि जैसे ही इनका सामने आ जाएगा। प्री प्लान क्या है? प्री प्लान कर रखा है में कितनी देर लगती है? नहीं, आप ये देखिए 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कितनी देर लगती है? जब सुप्रीम मैं तो अभी प्लान करूं, मैं आधे घंटे में कर सकती हूँ। बिल्कुल कोई कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, उस बात वो नहीं है, बात ये नहीं है। लेकिन बच्चन जी बिल्कुल उसमें प्री प्लान क्या है? नहीं, ऐसी क्या विपत्ति आ गई, ऐसी क्या विपत्ति है जो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? आधे घंटे में कर सकते हैं। नहीं, वो तो सही है, 10 मिनट में कर सकते हैं कार्यालय जाके, लेकिन ऐसी क्या विपत्ति आ गई रात के 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? पता चल जाएगा ना, इतनी सारी मैं बता देती हूँ, स्क्रिप्ट भी रेडी होगी आप लोगों के पास। देखो रात को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, स्क्रिप्ट भी रेडी है आप लोगों के पास, स्क्रिप्ट रेडी है आप लोगों के पास। ठीक है, हर कोई अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अवंदीप जी तैयारियों में जुटे हुए हैं, प्री प्लान स्क्रिप्ट है। बिल्कुल सबकी तरफ से अपनी तैयारियां की जा रही हैं। आप भी पहले हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हमारा अधिकार है, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। जो अपने अधिकार है सबको अपना इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अवंदीप जी जो फिलहाल की स्थिति आप देख रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की जा रही है, अभय चौटाला भी लगातार बार ये कहते रहे हैं कि चुनाव आगे नहीं होंगे, जिस तरह से स्थिति अब बन रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ समझ रहे हैं? जी हितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम तो खुद भोगी हैं। खास करके ये जो संस्थाएं हैं केंद्रीय पार्टियों द्वारा संचालित की जा रही हैं, और अभी आपने देखा होगा कि हमारे एक पूर्व विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और हाई कोर्ट ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया, कोई तथ्य और कोई सबूत नहीं मिला। अभी ये दूसरे केसों में तो इस तरह से करना, और खासकर से देखिए हितेंद्र जी, अगर कोई घोटाला हुआ है या कुछ हुआ है वो सब जांच का विषय तो है ही है, लेकिन जो शक की निगाह जहाँ पर जनता जो है देश की प्रदेश की देख रही है कि आप टाइमिंग देखिए, ये किस टाइमिंग करवाते हैं। और अभी आप चंदे की जो बात अभी मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे थे
देखिए उनके अंदर भी आप टाइमिंग देगी कि चंदा किस किस समय दिया गया है, कि जब जब इनके जो सरकारी जो चंदा मांगने वाले, हफ्ता मांगने वाले आदमी दरवाजे पर खटखटाते हैं तो उसी समय कंपनियां चंदा दे रही हैं। और देखिए ये चंदा देने वालों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम आता है, और जो हमारी अंतरात्मा को जोड़ के चला जाता है कि जो पार्टी ये कहती है कि हम गऊ के सेवक हैं, हम बहुत ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम गऊ को माता मानते हैं, और कंपनियों द्वारा भी चंदा, कंपनियों द्वारा भी चंदा दिया जा रहा है, जो अरे पता लग जाएगा। अगर आपकी गया तो क्या करेंगे आप? मैं वंदना जी से पूछता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को गया होगा पहले थोड़ा तो बोलोगे वंदना जी, अरे आने तो दो सामने, ऐसे थोड़ा नहीं, बिल्कुल वंदना जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले क्या नहीं, मैं अमनदीप केसरी को लेकर भविष्यवाणी कर दूं? नहीं भविष्यवाणी, केसरी को लेकर भविष्यवाणी कर दूं कि इसने कोई घोटाला किया और जेल जाने वाला है? कमाल है, कमाल है, ऐसे कैसे पहले बोल देंगे आप? ऐसे कैसे बोल देंगे? जो कार्रवाई हो रही है फिलहाल, जो कार्रवाई हो रही है फिलहाल, बिल्कुल, ये जो तुम परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको खत्म करेंगे हम। नहीं, जांच के बाद वो तो सब कुछ साफ होना ही है, जांच के बाद तो सब कुछ सामने आएगा ही। लेकिन बजरंग दास जी फिलहाल क्या आपको ऐसा लग रहा है, बजरंग दास जी क्या आज आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ही पूरे दल बल के साथ ये टीम वहां पर पहुंची ईडी की? देखिए इस अंदर भी कुछ भी हो सकता है, यह बात तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी। सुहावना ऐसी बनी हुई है जैसे हम लगातार चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो हमारी बात चल रही है, ऐसा लगता है शायद देर रात तक उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी सुहावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं चलो भी कोई कार्रवाई ईडी अपनी तरफ से करे, सीबीआई करे, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं ये विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, ये बता दें कोई ऐसी पार्टी छोड़ी क्या जिसके ऊपर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग ना किया गया? 9.5 साल हो गए, 9.5 साल के अंदर हर एक पार्टी, चाहे शरद पवार जी की हो, चाहे नीतीश कुमार जी थे या लालू जी थे, ममता थी, कांग्रेस पार्टी लगा लो, आप पार्टी लगा लो, कोई भी ऐसी पार्टी बता दो जिनके खिलाफ इन्होंने ईडी सीबीआई ना छोड़ी हो। 9.5 साल के अंदर मैं पूरा सारा देश तो चोर हो गया, एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है। मैं ये पूछना चाहता हूं करोड़ों अरबों रुपए के जो 5 स्टार 7 स्टार पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यालय बनाए हैं वो पैसे कहां से आए? दूसरी बात, जहां ये सरकार जल्दी से पूरी कीजिए सर अपनी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री जी है, मगर ये जुमले की सरकार है, ये इन्होंने जुमले के सिवाय कुछ नहीं दिया। जो 400 पार की बात करते हैं, इतने डरे हुए हैं, हर एक विपक्षी नेताओं के ऊपर झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब कहते हैं हमारी गारंटी है, कौन सी गारंटी है? 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दी, वो गारंटी है? ये 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दिया, ये गारंटी है? अमनदीप जी एक आखिरी कमेंट चाहूंगा सर इसी मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, ईडी के दुरुपयोग का, तमाम एजेंसी के दुरुपयोग का आपने भी आरोप लगाया, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो चल रहा है, जो जांच में शामिल नहीं हो रहे अरविंद केजरीवाल, वो ठीक है, वो ठीक फैसला ले रहे हैं? अमनदीप जी नहीं, देखिए हितेंद्र जी, हम तो ये मानते हैं, हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो भी प्रतिक्रिया है वो फॉलो करनी चाहिए, उसका कोई दो राय हमारे बीच में नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि हमसे एग्जाम्पल लीजिए, हमने तो पूरा भुगत भोगी है और हम बिल्कुल पाक साफ होकर निकले हैं, कोर्ट ने हमारे पक्ष में बिल्कुल बरी किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो बात है ना कि आप अगर सरकारी एजेंसियों का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगी, क्या हमारे पक्ष में ईडी ने माफी मांगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी कि इन्होंने ईडी के छापे मरवाए और वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए? तो ये जो तरीका भारतीय जनता पार्टी का, खास करके फिरौती मांगने का, फिरौती गैंग जो है,
मैं बार बार वही कह अरे रहा हूं भैया, कि ईडी एक ईडी निष्पक्ष और है। वंदना जी मैं आऊंगा आपके पास, अंत में आप ही से जवाब लूंगा। लेकिन प्रियदर्शनी जी, जी। क्योंकि जिस तरह से केसरी जी भी कह रहे हैं कि इनसे उदाहरण लेकर के आप आगे आ सकते हैं, जांच में पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और आप भी कह रहे हैं कि कोर्ट पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप पहुंच चुकी हैं, हाईकोर्ट ने आपको राहत नहीं दी है गिरफ्तारी को लेकर के। मैं अमनदीप जी की बात पे उसको कंटिन्यू करते हुए बोल रही हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि ये इनेलो वाले मेरे भाई यही बोल रहे थे कि ये जो है अभय सिंह चौटाला जब से कुरुक्षेत्र में आए तब से चर्चा होने लग गई है, वीआईपी सीट बन गई है। भाई इनको भी प्रेशर है, इनकी भी मजबूरी है, इसलिए इनको लड़ना पड़ रहा है। देखिए खुद ही इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो मैं इनके साथ हूँ। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ केसरी जी, एकदम सही बात बोली आपने। तो मैं वही बात राजेंद्र यादव जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं, आरोप लग रहा है चाहे लगातार बीजेपी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, पर, उसमें कितना दम दिखाई दे रहा है आपको राजेंद्र जी? क्या जो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, लगातार सभी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, इन दावों में, इन आरोपों में कितना दम आपको लग रहा है कि क्या वाकई ईडी जैसी ये तमाम जो एजेंसियां जिनको निष्पक्ष कहा जाता है वो प्रेशर में काम कर रही हैं? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि एजेंसियों के दुरुपयोग की बात तो ये लगता है कि एजेंसियां एक्टिव है, एक्टिव ज्यादा है। तो ये विपक्षी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है, कुछ प्राइवेट कंपनियों पर भी हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी हुई है, तो सभी पर ही हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनका पॉलिटिकल दुरुपयोग ही हो रहा है। कोई ना कोई आधार तो मिलता है कि तब जो है कोई एजेंसी वहां तक पहुंच के कुछ कार्रवाई करती है। हाँ बिल्कुल। वंदना जी आरोप इसलिए ज्यादा लग रहा है, ये आरोप इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि विपक्ष के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, इसीलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। वंदना जी ज्यादा एक्टिव हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जो बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं वंदना जी से जवाब दूंगा। हाँ वंदना जी से जवाब दूंगा कि बिना सबूत, जल्दी से मैम। हितेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि बिना सबूत के किसी एक व्यक्ति को एक दिन के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर लगातार बड़े नेता जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर है। इस चीज को भी समझना चाहिए। और जहाँ पर नोटों के पहाड़ निकलते हैं और उसके बाद ये कहें कि जी हमारे पर ऐसा एक्शन क्यों हो रहा है, तो ये देखे ना कि नोटों के पहाड़ क्यों निकल रहे हैं। और अगर इनको लगता है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आया है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ऐसा हो रहा है, तो आपको मालूम नहीं है, देखा नहीं आपने नोटों के पहाड़ कहाँ से निकल रहे हैं? नहीं जी, हम नहीं देखते, बीजेपी वाले देखते हैं नोटों के पहाड़, हम क्यों देखेंगे? चलिए गरीब लोगों की जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए वंदना जी। ऐसी चीजों में आंखें बंद कर लेते हैं। आपकी गठबंधन की पार्टी है ना, इसलिए आंख बंद करनी पड़ती है, समझ आता है। नोटों के पहाड़ हम भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, अबानी और अंडानी को लेकर अगर कोई केस हुआ तो वो कांग्रेस के समय में हुआ। अमनदीप केसरी जी अभी जिस केस की बात कर रहे थे वो कांग्रेस के रूल के आने से पहले इन्हीं के रूल में केस हो गया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको कहीं लगता है तो जाए कोर्ट में, किसने मना किया? न्यायालय में विश्वास करते हैं, अपने आप को भी बेगुनाह साबित करें। और लगता है कि किसी के अगेंस्ट पूछे तो भी चाहिए ना, यहाँ बैठ के शोर क्यों मचाते हैं और फिर टाइमिंग में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? अरे भैया, कभी विपासना करने चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में चले जाते हैं, आपका इंतजार थोड़ा किया जाएगा। नहीं चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियदर्शनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राजेंद्र यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ी, और इसके अलावा हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। और आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सवालों का सिलसिला लगातार जारी है, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, और अब ये देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई में आगे क्या होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।